साउथ इंडिया कुल मिला के 5 राज्यों से बनता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, जिनमें 2 यूनियन टेरिटरीज भी शामिल हैं, पौंडीचेरी और लक्षद्वीप। भारत बहुत गर्व के साथ अपने आप को भारत बोल पाता है जब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल इंडिया एक होकर चलता है। इनमें से किसी के भी बिना हमारा देश वैसा नहीं रह पाएगा जैसा वो है। पर अब जाकर कुछ इंडियंस या यूं कहें साउथ इंडियंस को अपने आप को अलग करने का एक जुनून जाग गया है, एक ऐसा जुनून जो अब सीमाएं तोड़ रहा है। Went with the team, explained the reality in Karnataka. वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। इस वीडियो में किसी भी कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया जा रहा है। मैं बस बहुत सीधे तरीके से अभी चल रहे पॉइंट्स को कवर कर रहा हूँ, तो प्लीज़ हर चीज़ को ध्यान से सुनिएगा और ओपन माइंड के साथ समझिएगा। ये सारी चीज़ें ऐसे ही कुछ छोटे मोटे मुद्दों से शुरू हुई थी, जहाँ पर कुछ लोगों को इस चीज़ से आपत्ति थी कि साउथ इंडिया में आने के बावजूद कोई हिंदी कैसे बोल सकता है। उन्होंने इस तरीके से हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों से कहा कि अगर यहाँ पर रहना है तो लोकल लैंग्वेज सीखो वरना निकलो। बट ऐसा चल क्यों रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? ये हमेशा से नोटिस किया गया है कि साउथ के कुछ लोग अपने आप को नॉर्थ इंडिया या बाकी के इंडिया से थोड़ा ऊपर मानते हैं, चाहे फिर वो क्लीनलीनेस हो, लिटरेसी रेट हो या जॉब फील्ड। और इसमें कोई झूठ भी नहीं है। हाँ, ये सच है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स में साउथ ऊपर है कंपेरेटिवली टू नॉर्थ। बट क्या सिर्फ यही एक रीज़न है? द थिंग इज कि इस भेदभाव के पीछे कई सालों का डिस्क्रिमिनेशन भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। जैसे कई इंडियंस जब नॉर्थ ईस्टर्न्स को देखते हैं तो कुछ रेशियल स्लर्स कहने या स्टेटमेंट्स पास करने लगते हैं, जैसे कि मोमोज लगा, चिंकी। वैसे ही कई इंडियंस जब किसी डार्क स्किन्ड इंसान को देखते हैं तो वो पहले ही एज्यूम करते हैं कि साउथ इंडिया का होगा। साउथ इंडिया हमारे देश का वो पार्ट है जिसे हम यूजुअली अटैच टू द रूट्स का टैग देते हैं। अगर आप आज भी साउथ में जाएं तो वहाँ काफ़ी सिंप्लिसिटी देखने को मिलेगी। कई लोग जो काफ़ी अमीर हैं वो ऐसे चलते हैं कि उन्हें देखकर कभी आप उनके स्टेटस का पता नहीं कर पाएंगे। पूजा भक्ति वहाँ पर काफ़ी की जाती है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नॉर्थ में ये नहीं होता, पर बात यह है कि कंपैरेटिवली नॉर्थ में कम हो चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है। ये इन्फ्लुएंस साउथ में भी है लेकिन कम है, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम से नॉर्थ ने साउथ को इन्फीरियर समझा है और कहीं ना कहीं उस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट भी किया है। और अगर आपने मेरी लाइंस पे फोकस किया होगा तो मैंने कहा था कि जब किसी डार्क स्किन्ड इंसान को देखते हैं पहले से ही एज्यूम करते हैं कि साउथ इंडिया का होगा। ये सच है कि काफ़ी साउथ इंडियंस नॉर्थ इंडियन से स्किन कॉम्प्लेक्शन में डार्क होते हैं, और अंग्रेज़ों की ये सोच तो आप जानते ही हैं, डार्क इज़ इन्फीरियर। अब अंग्रेज़ तो चले गए, अपनी सोच यहीं छोड़ गए। साउथ इंडिया के अलग होने को आर्यन इन्वेजन और द्रविडियन पीपल हिस्ट्री से जोड़ा जाता है, जो कि एक ऐसा टॉपिक है जो जुड़ा तो इसी कहानी से हुआ है, पर उसे समझने के लिए हमें एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। और अगर आप लोग उस एक्सपेक्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं और एक फुल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अब तक आपको ये भी समझ आया होगा कि ये जो आज के टाइम पर हम प्रोटेस्ट देख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बहुत पुराने गड़े मुद्दों का नतीजा है, और उसका असर हमें अब दिख रहा है। पहले तो ये सिर्फ हिंदी भाषा तक था, पर अब ये बात काफ़ी आगे बढ़ रही है। MK स्टालिन तमिलनाडु के CM ने जब अपना बजट पेश किया तो उन्होंने वहाँ पैसों को शो करने के लिए रुपी सिंबल यूज़ करने की बजाय एक अलग ही सिंबल यूज़ किया, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये काफ़ी बड़ा स्टेप है ये दिखाने के लिए कि हाँ, हम अपने आप को इंडिया का पार्ट नहीं समझते। स्टालिन ने तो यहाँ तक कह दिया अपने फॉलोअर्स को कि अगर स्कूल में बच्चों को हिंदी सिखाई जा रही है तो वो स्कूल की गलती नहीं है, बल्कि CBSE को चलाने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती है। उनका कहना है कि BJP जानती है कि साउथ में हिंदी का कोई यूज़ नहीं है, पर फिर भी यहाँ हिंदी सिखाई जा रही है, और बदले में सवाल पूछ रही है कि क्यों नॉर्थ इंडियन स्कूल में साउथ की कोई लैंग्वेज नहीं सिखाई जा रही। अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है क्योंकि इंडिया में माइग्रेशन बहुत होता है, चाहे वो जॉब्स रिलेटेड हो या पढ़ाई से। कई लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, और अगर कोई एक कॉमन लैंग्वेज लोगों को आती होगी तो ये सबके लिए ईजी होगा। और 3 लैंग्वेज मॉडल में लोकल लैंग्वेज, इंग्लिश और एक अन्य कोई भी लैंग्वेज चुन सकते हैं। लेकिन इस बात ने इतना बड़ा बवाल बना रखा है कि वहाँ लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। पर ये सब क्यों हो रहा है, आखिर अब क्यों? इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, जो कि है डीलिमिटाइजेशन। डीलिमिटाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज को दोबारा से रिड्रॉ किया जाता है ताकि पॉपुलेशन चेंजेस रिफ्लेक्ट हो सकें। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग समान संख्या में लोग हों, मतलब डीलिमिटाइजेशन सीधे साइज से लिंक्ड होता है। वो स्टेट जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है उन्हें पार्लियामेंट में ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स मिलते हैं, और वो स्टेट जिनकी पॉपुलेशन कम है उन्हें कम रिप्रेजेंटेटिव्स मिलते हैं।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिलिमिटाइजेशन प्रक्रिया के लिए स्पष्ट गाइडलाइंस दी गई हैं आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 के माध्यम से। आर्टिकल 82 कहता है कि हर नेशनल सेंसस के बाद पार्लियामेंट को एक डिलिमिटाइजेशन एक्ट पास करना चाहिए ताकि लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज की बाउंड्रीज और नंबर को रीडिफाइन किया जा सके। और आर्टिकल 170 कहता है कि यह स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के डिलिमिटाइजेशन को गवर्न करता है, जिसमें हर स्टेट में सीट्स की संख्या को पॉपुलेशन डेटा के आधार पर डिसाइड किया जाता है। इंडिया में अब तक डिलिमिटाइजेशन 4 बार हुआ है, 1952, 1963, 1973 और 2002। 1976 तक हर सेंसस के बाद लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट असेंबली सीट्स को देश भर में रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, लेकिन 1976 के इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने सीट एलोकेशन को फ्रीज कर दिया था ताकि वो स्टेट्स जिन्होंने सक्सेसफुल फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज अडॉप्ट की थी उनका रिप्रेजेंटेशन कम ना हो। यह डिसीजन 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से फॉर्मलाइज्ड किया गया, जिसमें पार्लियामेंट्री और असेंबली सीट्स के नंबर में कोई चेंजेस नहीं किया गया। 2001 में जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज बाउंड्रीज दोबारा रीड्रॉ की गई तब लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के टोटल सीट्स का नंबर वही रहा, मुख्य रूप से सदर्न स्टेट के अपोजिशन की वजह से। 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के बाद यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने अनाउंस किया था कि सेंटर 2 मेजर टास्क करेगा, नेशनल सेंसस और डिलिमिटाइजेशन एक्सरसाइज। डिलिमिटाइजेशन और पार्लियामेंट्री सीट्स को पॉपुलेशन के हिसाब से रीशेप करेगा। जहां नॉर्थ इंडिया स्टेट्स को ज़्यादा सीट मिल सकती हैं, वहीं सदर्न स्टेट्स में मिनिमम चेंजेस होंगे और तमिलनाडु को सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने की उम्मीद है। 2026 तक इंडिया की पॉपुलेशन 1.42 बिलियन तक पहुंचने की प्रेडिक्शन की गई है, जहां पर यह अनुमान चल रहा है कि साउथ में कर्नाटका को 28 से बढ़कर 36 सीट्स मिल सकती हैं, तेलंगाना को 17 से बढ़कर 20, आंध्र प्रदेश को 25 से 28 और तमिलनाडु को 39 से 41। केरला, जो कि सबसे स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ दिखा रहा है, 1 सीट लूज कर सकता है, वहाँ 20 से 19 सीट्स हो सकती हैं। दूसरी तरफ अगर नॉर्थ की बात करें तो उत्तर प्रदेश अपनी सीट्स को 80 से बढ़ाकर 128 तक देख सकता है और बिहार की सीट्स 40 से 70 तक बढ़ सकती हैं। पर ये सब सिर्फ अनुमान है, जिसकी वजह से यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने सदर्न स्टेट्स में डिलिमिटाइजेशन को लेकर जो कंसर्न्स थे उन्हें एड्रेस किया और ये एश्योर किया इससे उनके पार्लियामेंट्री सीट्स में कोई रिडक्शन नहीं होगा। उन्होंने 26 फरवरी को कहा, मैं साउथ इंडिया के लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आपका फ़ायदा ध्यान में रखा है और यह सोचा है कि आपकी कोई सीट कम ना हो और जो भी इंक्रीज़ होगा सदर्न स्टेट्स को उसका फेयर शेयर मिलेगा। इसमें कोई डाउट करने की बात नहीं है। बेशक अमित शाह ने अपनी तरफ से भरोसा दे दिया, पर साउथ के मिनिस्टर्स में एक डर बन चुका है, सीट्स खोने का डर, जिसकी वजह से वो अलग अलग डिमांड्स रख रहे हैं। अपने लोगों को ये सोचने में मजबूर कर रहे हैं कि जो पीएम है वो सिर्फ नॉर्थ की फिक्र करता है, उन्हें साउथ की नहीं पड़ी है। जो JAC है, जॉइंट एक्शन कमेटी, जो कि चलाई जाती है साउथ के CMs द्वारा, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि डिलिमिटाइजेशन पे अगले 25 साल के लिए फिर से फ्रीज लग जाना चाहिए। BRS भारत राष्ट्र समिति के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामा राव का कहना है कि ये नहीं होना चाहिए। बेशक साउथ में सीट्स की गिरावट ना हो, पर नॉर्थ में एक बहुत रैपिड इंक्रीज हो सकता है, जो कि एक भेदभाव की प्रक्रिया है। आप ये सोचिए कि ये चीज़ इतनी बढ़ चुकी है कि ये एक रिवॉल्ट बन चुका है, जिसको सबसे आगे से लीड MK स्टालिन कर रहे हैं। केरल के CM पिनरई विजयन का कहना है कि साउथ में खतरे की तलवार लटक रही है और ये सब BJP की गलती है, क्योंकि उन्होंने पहले इसके बारे में किसी CM से बातचीत नहीं की। अभी आप लोग बोलेंगे कि शुरू में हम तो भेदभाव की बातें कर रहे थे, तो ये डिलिमिटाइजेशन का क्या रोल? पर सच्चाई ये है कि ये बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है अभी के टाइम पर। जो भी ये घटनाएं हो रही हैं, जहां लोग हिंदी भाषा, रुपए के साइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये सब डिलिमिटाइजेशन के अनाउंसमेंट्स के बाद से बढ़ चुका है। साउथ के कुछ मिनिस्टर्स अपने फ़ायदे के लिए वहाँ के लोगों के मन में डाल रहे हैं कि नॉर्थ को साउथ की नहीं पड़ी और अगर हम अलग हो जाएं तो वो हमें और आगे ले जा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारे साउथ इंडियंस इस बहकावे में आ चुके हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो गर्व से अपने आप को साउथ इंडियन नहीं इंडियन बुलाते हैं। तो एक ही चीज़ कहनी है, वो ये कि इन नेताओं को सुनने की बजाय अपने दिल की सुने, प्यार बांटें, क्योंकि जब कोई जंग हुई, लड़ाई हुई तो हमारे पूर्वज एक साथ होकर चले थे। किसी ने ये नहीं देखा कि कौन नॉर्थ का है, कौन साउथ का और कौन सेंट्रल से। हर किसी ने अपना खून बहाया और हमारे देश को यहाँ तक लाया। हम एक हैं, एक रहेंगे, तो एकता के साथ आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।